आज फुकरा इंसान को देखकर शायद किसी को ये इमेजिन करना मुश्किल लगेगा कि कभी ये बंदा यूट्यूब पर बिल्कुल नया भी था। आज उसके चैनल पर 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और उसके वीडियोस बिलियन ऑफ व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि फुकरा इंसान की सक्सेस सिर्फ इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने बहुत वीडियोस अपलोड की। उसकी ग्रोथ के पीछे कुछ ऐसे डिसीजन थे जिन्होंने धीरे धीरे उसकी ऑडियंस को बहुत बड़ा बना दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, उसने सिर्फ ऑडियंस बनाकर नहीं छोड़ी, उस ऑडियंस को बाद में बिजनेस में भी यूज़ किया। तो सवाल ये है कि फुकरा इंसान इतना बड़ा क्रिएटर बना कैसे और उसने यूट्यूब की ऑडियंस को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे बदला। आज इसी पूरी जर्नी को समझते हैं। फुकरा इंसान का असली नाम अभिषेक मलान है। उसका यूट्यूब चैनल जुलाई 2019 में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त ऑब्वियसली आज ऐसी ऑडियंस बिल्कुल नहीं थी, ना मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर, ना हर वीडियो पर मिलियन ऑफ व्यूज। बस एक नया क्रिएटर था जो यूट्यूब पर अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझना ज़रूरी है। यूट्यूब पर नया क्रिएटर जब स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैमरा या एडिटिंग नहीं होती। प्रॉब्लम होती है कोई उसकी वीडियो देखेगा क्यों। अगर ऑडियंस तुम्हें जानती ही नहीं तो तुम्हें उन्हें पहले रीज़न देना पड़ता है कि तुम्हारी वीडियो पर क्लिक करे। फुकरा की जर्नी में भी यही हुआ। उसने धीरे धीरे ऐसा कंटेंट डेवलप किया जिसमें एंटरटेनमेंट सबसे इम्पोर्टेंट था। चैलेंजेस, रिएक्शन, कॉमेडी और ऐसे कॉन्सेप्ट जहां व्यूवर्स को वीडियो देखते वक्त कॉन्स्टेंटली कुछ होने की एक्सपेक्टेशन रहे। और यहीं से उसकी ग्रोथ का पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। उसने सिर्फ वीडियो नहीं बनाई, उसने व्यूवर्स को वीडियो देखने का रीज़न दिया। ग्रोथ का पहला सीक्रेट, एंटरटेनमेंट। अगर तुम फुकरा इंसान की पॉपुलर वीडियो देखो तो एक पैटर्न इजीली नोटिस होता है। बहुत सी वीडियोस में सिंपल आइडिया होता है लेकिन उस आइडिया को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, उसके पॉपुलर वीडियोस में हाइडिंग, चैलेंजेस, स्पेंडिंग और फैमिली बेस्ड सिचुएशंस जैसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। उसके चैनल के पॉपुलर वीडियोस में कुछ वीडियोस 80-20 मिलियन व्यूज़ के आसपास तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ टाइटल देखकर ये कहना इजी है कि वीडियो वायरल हो गई, लेकिन असली सवाल है क्यों। व्यूअर को पहले ही पता चल जाता है कि वीडियो में क्या होने वाला है, लेकिन आउटकम पता नहीं होता। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं तुम्हें बोलूँ मैं घर में जाकर बैठूंगा तो इसमें क्या देखना है, लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं अपने फैमिली से छुपकर घर में ऐसी जगह हाइड करूँगा जहाँ उन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं होगा। अब क्यूरियोसिटी आ गई। व्यूवर सोचता है पकड़ा जाएगा या नहीं, और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से वो वीडियो कंटिन्यू करता है। फुकरा के कंटेंट में ऐसे सिंपल बट एंटरटेनिंग आइडियाज़ बार बार यूज़ हुए हैं। मतलब कंटेंट को समझने के लिए व्यूवर को ऐसी किसी बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती। बस क्लिक करो और देखो क्या होता है। ये मास ऑडियंस के लिए बहुत पावरफुल चीज़ है। लेकिन सिर्फ एंटरटेनिंग वीडियोस ग्रोथ नहीं होती। यूट्यूब पर बहुत क्रिएटर्स एंटरटेनिंग वीडियोस बनाते हैं, फिर सब फुकरा इंसान क्यों नहीं बन जाते। यहाँ दूसरा फैक्टर आता है पर्सनैलिटी। ऑडियंस सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए किसी क्रिएटर को फॉलो नहीं करती। अगर ऐसा होता तो एक वीडियो देखने के बाद ऑडियंस ख़त्म। लेकिन जब व्यूवर्स को क्रिएटर खुद इंटरेस्टिंग लगने लगता है तब गेम चेंज होता है। फुकरा के वीडियोस में उसकी पर्सनालिटी कंटेंट का पार्ट बन गई। उसकी रिएक्शन, उसका बोलने का स्टाइल, उसकी कॉमेडी, उसके फैमिली के साथ इंटरेक्शन और उसका ओवरऑल ऑन कैमरा बिहेवियर, ये सब धीरे धीरे ऑडियंस के लिए फैमिलियर होने लगा। और फैमिलियरिटी यूट्यूब पर बहुत वैल्यूएबल होती है, क्योंकि जब व्यूवर किसी नई वीडियो के थंबनेल में तुम्हारा फेस देखता है तो उसे पहले से पता होता है कि उसे रफली क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है। यही रीज़न है कि सक्सेसफुल क्रिएटर के लिए ऑडियंस सिर्फ सब्सक्राइबर्स का नंबर नहीं होती। ऑडियंस को क्रिएटर की पर्सनैलिटी से कनेक्शन होता है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। फुकरा इंसान की जर्नी में एक पॉइंट पर उसकी विजिबिलिटी यूट्यूब के बाहर भी बढ़ी। 2023 में वो बिग बॉस OTT 2 का कंटेस्टेंट बना और शो में रनर अप रहा। अब ये यूट्यूब ग्रोथ का डायरेक्ट रीज़न नहीं था, क्योंकि उससे पहले की ही उसकी स्ट्रॉन्ग ऑडियंस बन चुकी थी। लेकिन बिग बॉस ने उसकी रीच को यूट्यूब के बाहर भी एक्सपेंड किया। जो लोग पहले उसे यूट्यूब के थ्रू जानते थे उनके लिए वो टेलीविज़न स्टाइल रियलिटी शो में भी विजिबल हो गया, और जो लोग उसे शो के थ्रू देख रहे थे उनके पास
उसके YouTube कंटेंट को डिस्कवर करने का रीज़न आ गया। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट लेसन है, क्रिएटर जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाता है तो ऑडियंस उसके साथ ट्रैवल कर सकती है, लेकिन ये तभी होता है जब पहले से पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग हो। अगर फुकरा के पास सिर्फ रैंडम वीडियोस होते और ऑडियंस को उससे कोई कनेक्शन नहीं होता तो बिग बॉस के बाद भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट लिमिटेड हो सकती थी, लेकिन उसकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश पर्सनैलिटी थी, इसलिए एक्सपोजर का फ़ायदा उठाना ईजियर हुआ। तो फुकरा की ग्रोथ का एक्चुअल फॉर्म क्या था? अगर इस जनरे को सिंपल बना देना तो कुछ चीज़ें सामने आती हैं। पहली, सिंपल कॉन्सेप्ट, दूसरी एंटरटेनमेंट, तीसरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और चौथी ऐसे वीडियोस जहां व्यूवर्स को आउटकम जानना के लिए क्यूरियोसिटी हो। ये कोई सीक्रेट फार्मूला नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिंपल चीज़ें कंसिस्टेंसी एग्जीक्यूट करना इजी नहीं होता। एक बार वायरल वीडियो बनाना अलग बात है, लेकिन बार बार ऑडियंस को एंटरटेन करना कम्प्लीटली डिफरेंट गेम है। और फुकरा के चैनल के पॉपुलर वीडियोस देखने पर ये क्लियरली दिखता है कि उसने डिफरेंट सिचुएशन और चैलेंजेस को अपनी पर्सनैलिटी के साथ कंबाइन किया, लेकिन यहाँ से स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब तक फुकरा ने क्या बनाया? ऑडियंस, और ऑडियंस का साइज बढ़ने के साथ एक क्रिएटर के पास एक बहुत वैल्यूएबल चीज़ आ जाती है, अटेंशन। सोचो, अगर तुम्हारे पास लाखों लोग हैं जो तुम्हारी बात सुनते हैं, तुम्हारे वीडियोस देखते हैं और तुम्हारे रिकमेंडेशन को नोटिस करते हैं, तो तुम्हारे पास सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं है, तुम्हारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। किसी भी नई प्रोडक्ट के लिए सबसे मुश्किल चीज़ों में से एक होती है लोगों तक पहुंचना, लेकिन क्रिएटर के पास ऑलरेडी ऑडियंस होती है। यहीं से क्रिएटर और बिजनेस का कनेक्शन शुरू होता है। यूट्यूब से बिजनेस तक फुकरा इंसान की बिजनेस जर्नी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फोकस। फोकस एक हाइड्रेशन ड्रिंक ब्रांड है जिसे फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान ने 2025 में लॉन्च किया। और यहाँ से स्टोरी सिर्फ एक यूट्यूबर का प्रोडक्ट लॉन्च ही की नहीं है, ये एक्चुअली क्रिएटर इकोनॉमी का इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। एक क्रिएटर ने पहले ऑडियंस बनाई, फिर उस ऑडियंस के साथ ट्रस्ट और फैमिलियरिटी बिल्ड की और बाद में उसी ऑडियंस के सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया। मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस में प्रोसेस कुछ ऐसा हो सकता है, प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग और ऑडियंस, लेकिन क्रिएटर बिजनेस में कभी कभी प्रोसेस उल्टा हो सकता है, ऑडियंस, प्रोडक्ट और कस्टमर्स। और यही क्रिएटर ब्रांड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। फोकस को लॉन्च करना क्यों इंटरेस्टिंग था? जब फोकस लॉन्च हुआ तो उसकी मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज था फुकरा और ट्रिगर्ड इंसान की एग्जिस्टिंग ऑडियंस। प्रोडक्ट को जीरो से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑडियंस पहले से क्रिएटर्स को जानती थी। लॉन्च के बाद, फोकस के बाद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी प्रोडक्ट फोकस वीडियोस आए, मतलब प्रोडक्ट और क्रिएटर की आइडेंटिटी को एक दूसरे से कनेक्ट किया गया। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी भी है, ऑडियंस होना और सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनना सेम चीज़ नहीं है। और इसी पॉइंट पर क्रिएटर बिजनेस की असली डिफ़िकल्टी शुरू होती है। ऑडियंस प्रोडक्ट खरीद सकती है, लेकिन क्या वो दोबारा खरीदेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है। एक क्रिएटर किसी प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है, अपने मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को दिखा सकता है, लोग क्यूरियोसिटी में प्रोडक्ट ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो सिर्फ क्रिएटर की पॉपुलैरिटी से लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बनेगा। बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रोडक्ट को रिपीट कस्टमर्स चाहिए, इसलिए क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट पार्ट प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं, प्रोडक्ट को ब्रांड बनाना होता है। फोकस को लेकर ऑनलाइन डिस्कशन और कंपैरिजंस भी हुए, स्पेशली प्राइम के साथ। ब्रांडिंग और पैकेजिंग सिमिलैरिटी को लेकर ये कंट्रोवर्सी अलग इशू है, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंटरेस्टिंग लेसन देती है। जब तुम क्रिएटर का नाम के साथ प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस तुम्हें पहले से जानती है, लेकिन मार्केट में प्रोडक्ट को अपनी अलग आइडेंटिटी बनानी हो पड़ती है। फुकरा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? अगर हम सिर्फ नंबर्स देखें तो उसकी ऑडियंस बहुत बड़ी है। 2026 के अवेलेबल चैनल का डाटा के हिसाब से उसके मेन चैनल में 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 2-3 मिलियन से ज़्यादा टोटल व्यूज़ रिपोर्ट किए गए हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उसका सबसे वैल्यूएबल एसेट सब्सक्राइबर्स का नंबर भी नहीं है,
उसका पर्सनल ब्रांड है क्योंकि सब्सक्राइबर तुम्हें फॉलो करता है, लेकिन पर्सनल ब्रांड में ऑडियंस तुम्हें पहचानती है और दोनों में डिफरेंस है। अगर कल फुकरा एक नया वीडियो का फॉर्मेट ट्राई करे तो उसकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस उस वीडियो को चांस दे सकती है। अगर वो कोई नया प्रोजेक्ट अनाउंस करे तो ऑडियंस उसके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टिंग भी रहेगी, और अगर वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करे तो ऑडियंस उस प्रोडक्ट को नोटिस करेगी। ये एडवांटेज किसी नए बिजनेस के पास ऑटोमेटिकली नहीं होते। लेकिन क्या फुकरा सिर्फ लक से ग्रो हुआ? नहीं। और ये कहना भी गलत होगा कि उसके सक्सेस का एक ही सीक्रेट था। यूट्यूब ग्रोथ यूजुअली मल्टीपल चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है: कंटेंट आइडिया, पैकेजिंग, पर्सनैलिटी, कंसिस्टेंसी, ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग, टाइमिंग, कोलैबोरेशन और कभी कभी प्लेटफॉर्म के बाहर मिलने वाली विजिबिलिटी। फुकरा के केस में ये एक लॉन्ग प्रोसेस था। तो 2019 में चैनल स्टार्ट हुआ, फिर कंटेंट और ऑडियंस बिल्ड हुई, पॉपुलर वीडियोस आए, पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग हुआ। 2023 में बिग बॉस OTT2 के थ्रू टेलीविज़न ऑडियंस तक रीच बढ़ी और बाद में क्रिएटर बिजनेस साइट पर फोकस जैसा प्रोडक्ट आया। मतलब जर्नी एक स्ट्रेट लाइन नहीं थी, स्टेप बाय स्टेप बिल्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन फुकरा इंसान की स्टोरी से अगर एक चीज़ सीखनी हो तो वो ये नहीं है कि बस डेली वीडियो अपलोड करो और फेमस हो जाओ। ये बहुत सिंपल आंसर होगा। एक्चुअल लेसन है कि पहले ऑडियंस को रीज़न दो तुम्हें देखने का, फिर रीज़न दो तुम्हें फॉलो करने का, फिर रीज़न दो तुम्हारे साथ कनेक्टेड रहने का। और जब तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग ऑडियंस आ जाए तब उस अटेंशन को किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन बिजनेस के लिए सिर्फ ऑडियंस इनफ नहीं होती, प्रोडक्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ब्रांड की आइडेंटिटी भी क्लियर होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट ऑडियंस का ट्रस्ट खराब नहीं होना चाहिए। आज फुकरा कहाँ खड़ा है? आज फुकरा इंसान का मेन यूट्यूब चैनल 13 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और 2.3 बिलियन से ज़्यादा व्यूज़ के स्केल पर है, अवेलेबल 2026 के चैनल डाटा के अकॉर्डिंग। लेकिन उसकी जर्नी को सिर्फ यूट्यूब नंबर से मेज़र करना इनकम्प्लीट होगा। उसने एक क्रिएटर के रूप में ऑडियंस बिल्ड की, उस ऑडियंस को पर्सनल ब्रांड बनाया और फिर उस पर्सनल ब्रांड को बिजनेस डायरेक्शन में ले जाना स्टार्ट किया।